हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अर्लियर सेशन में एडजेक्टिव चैप्टर को स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव चैप्टर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहले हमने कुछ थ्योरी ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर किया था। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को कवर किया, जो कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन थे। ओके, आज के सेशन में मैं एडजेक्टिव का एक बहुत ही खास टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूं, जिसका नाम है स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर हम एडजेक्टिव्स के कुछ स्पेशल टाइप्स को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। ये डिस्क्लेमर है, द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at the at sathi@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? चलिए, तो सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ कवर करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। सबसे पहले तो हमें डिफरेंस पढ़ना है कि लिटिल एंड फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। मोरोवर हम पढ़ेंगे डिफरेंस अमंग लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। तो सबसे पहले हम लिटिल और फ्यू का डिफरेंस समझेंगे। फिर लिटिल की भी कुछ फर्दर कैटेगरीज होती हैं, जैसे लिटिल है, आ लिटिल है, द लिटिल है। इनमें क्या डिफरेंस होता है वो भी आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस अमंग फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिटिल एंड फ्यू का डिफरेंस पढ़ना है, फिर हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल को भी क्लासिफाई करेंगे, और हम डिफरेंस पढ़ेंगे फ्यू, फ्यू और द फ्यू। इन तीनों का भी हम डिफरेंस कवर करेंगे। ओके, ये मैं आपको एग्जाम्पल्स विद इमेजेस वो सबके साथ इन सब चीजों को इलेबोरेट यहाँ पर करूंगी। ओके, और एक्सप्लेन करूंगी। डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी, मच और मेनी में क्या डिफरेंस होता है। एल्डर एंड ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन फर्दर एंड फार्दर। ओके, फर्दर एंड फार्दर ये काफी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हैं, जिनके डिफरेंस को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फ्यूअर एंड लेस। तो फ्यूअर और लेस में क्या डिफरेंस होता है। इसी प्रकार से डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, कि नियरेस्ट में और नेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। फिर डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर, तो इनमें क्या डिफरेंस आता है, ये भी आज हम यहाँ पर समझेंगे। और उसके बाद एक वर्ड आ जाता है डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड लास्ट। अब इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सारे शब्दों के क्या क्या यूजेस होते हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग एलैबोरेट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं लिटिल और फ्यू के बीच। लिटिल का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत छोटी हो या कम हो, है ना, जब किसी चीज का अमाउंट बहुत कम हो, जैसे यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहली बात देखिए, लिटिल और फ्यू के डिफरेंस की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो क्या है, दैट इज द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। लिटिल एक ऐसा शब्द है जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाता है। लिटिल एक एडजेक्टिव है। हम अच्छे से जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये एडजेक्टिव्स जो रहते हैं इनको हम नाउन के साथ ही प्लेस करते हैं। तो कभी भी अगर कोई वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में दर्शाता है और बताता है कि वो हमारे पास कम क्वालिटी में है या कम क्वांटिटी में है, सॉरी, ओके, तो जब कोई चीज कम मात्रा में है, और कम इन द सेंस कोई एक ऐसी चीज है जिसको हम गिन नहीं सकते बट उसका अमाउंट हमारे पास काफी कम है, जैसे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी और लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क। तो कोई भी नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन्स हम अच्छे से जानते हैं फ्रेंड्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन टर्म्स ऑफ 1, 2, 3 एंड 4। ओके, जिनको आप 1, 2, 3 के फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं। यू कैन मेजर इट बट यू कैन नॉट काउंट इट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी, अगर हम मिल्क की बात करें, वाटर की बात करें, तो आप इसको मेजर तो कर सकते हो। हाउ, जैसे 1 लीटर्स ऑफ मिल्क और 1 लीटर्स ऑफ 2 liters of milk, 3 liters of milk, okay, or 1 liter of water. There is some little water in, there is some water in the pond, okay. तो जब कभी एक वाटर की या मिल्क की बात आती है तो आप इनको, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आप इनको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन इनको काउंट नहीं किया जा सकता। सेम वे शुगर है, हेयर है, या फिर अगर आप बात करेंगे
राइस की, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम सिर्फ नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे क्लॉथ है, कपड़ा है, आप कपड़े को खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली उसको मीटर्स में खरीदेंगे, है ना। आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि भी मुझे 1 कपड़ा चाहिए, 2 कपड़ा चाहिए, नहीं, आप उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 मीटर ऑफ क्लॉथ और 1 मीटर पीस, 2 मीटर पीसेस, है ना, 2 मीटर पीस। तो ये एक लेंथ को आप किसी भी तरह से उसको नाप सकते हैं। यू कैन मेजर इट बट यू कैन नॉट काउंट इट, ओके। एंड इसीलिए हम उसके साथ लिटिल का प्रयोग करते हैं, ओके। Nouns that cannot be counted or don't have a plural form, उनको हम क्या बोलते हैं? Uncountable nouns। और इनके साथ यूज होने वाला शब्द हमारा little होता है। Indicates too small amount or quantity। too small मतलब जब किसी चीज की मात्रा बेहद कम हो, तब उसके लिए हम little का प्रयोग करते हैं। little छोटे के लिए यूज किया जाता है, कम के लिए भी यूज किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है few। देखिए, लिटिल और फ्यू में जो बेस्ट डिफरेंस है वो क्या है कि फ्यू आपका काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जबकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में प्रयोग किया जाता है। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म, और फ्यू उनके साथ यूज करा जाता है जो कि काउंटेबल नाउन्स है और उसके प्लूरल फॉर्म्स भी बन सकते हैं, जैसे पेन, पेन्स, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, स्टार, स्टार्स। तो ये सारे काउंटेबल नाउन है जिनके साथ हम फ्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इंडिकेट्स अ टू स्मॉल नंबर और क्वांटिटी। फिर से वही बात, यदि किसी चीज का जो संख्या है वो बहुत कम है, बेहद कम है, तो उसके लिए हम लोग फ्यू शब्द का प्रयोग करते हैं, ओके। चलिए, अभी तो हमने डिफरेंस समझा लिटिल एंड फ्यू का, ओके। अब इसके बाद हमें इन्हीं को 1 बाय 1 इलाबोरेट करना है। जैसे लिटिल फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वो है आपका लिटिल, लिटिल, द लिटिल। ऐसे ही फ्यू रहता है, फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू। तो पहले तो लिटिल और फ्यू के ही एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे जहां पर हम लिटिल और फ्यू को इलाबोरेट करेंगे। तो चलिए पहले हम लिटिल एंड फ्यू के एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज लिटिल पेशेंस फॉर इनकम्पिटेंस। उसके पास इनकम्पिटेंस के लिए बहुत कम पेशेंस है, ना के बराबर पेशेंस है। अब देखिए, पेशेंस क्या होता है? पेशेंस को आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। धैर्य, तो धैर्य को आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे हमारे पास नाउन्स हैं, कौन कौन से भी, देखिए नाउन चैप्टर में हमने वो सारी चीजें कवर करी है, सब चीज कवर की है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, कौन से नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, कौन से नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है। ये सब कुछ हम नाउन चैप्टर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको फिर से रेफर कर सकते हैं, ताकि नाउन में आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाए कि जो जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, ओके। अब जिनके पास ये किसी एक गर्ल को रेफर कर रहे हैं, गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी ना के बराबर पेशेंस है, और यहाँ पर पेशेंस अनकाउंटेबल हो जाता है क्योंकि धैर्य है, धैर्य को आप गिन नहीं सकते, और इसीलिए हमने इसके साथ लिटिल वर्ड का प्रयोग किया है। हम लोग फ्यू पेशेंस का प्रयोग नहीं कर सकते, दैट इज वाई ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। देर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द टैंक। अब जैसे आप ये देख रहे हैं, भाई बेचारी मछली, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी नहीं बचा, तो ये क्या पिए, कैसे जिए। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल ना के बराबर पानी है और जरूरत उससे ज्यादा है ना। तो ये यहाँ पर इसलिए वाटर कैसा है, वाटर तो अनकाउंटेबल होता है, वाटर को नहीं गिन सकते, आप उसको मेजर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टैंक में पानी बिल्कुल ना के बराबर बचा है, मतलब ये कैसा वाटर है? लिटिल वाटर, ओके। वाटर अनकाउंटेबल होता है, दैट इज वाई हमने उसके साथ लिटिल का प्रयोग किया है। देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट ऑन द ट्री। फ्यू मतलब कुछ, ट्री पे ट्री पे एप्पल्स बचे हैं या ना के बराबर पेड़ एप्पल्स बचे हैं। अब सोचिए, इतना विशाल पेड़ है और उस पर कुल 3 ही सेब है ना। तो ये सिर्फ 3 सेब, अब 3 सेब इतने विशाल पेड़ पे तो ना के बराबर है ना। तो उनका कोई अस्तित्व भी नहीं बैठता, महत्व ही नहीं है। तो यहाँ पर फ्यू मतलब कुछ एप्पल्स हैं किस पे? ट्री पे, ओके। तो यहाँ पर जब एप्पल्स को तो आप काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3, तो इनको काउंट किया जा सकता है। फिर भी इनके पास वर्ड कौन सा है? फ्यू है ना। क्योंकि काउंट किया जा रहा है इसलिए हमने इसके साथ फ्यू का प्रयोग किया है, क्योंकि लिटिल को हम अनकाउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं जबकि काउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग करते हैं। वी हैव फ्यू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, मतलब हमारे पास ना के बराबर ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस अमंग लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल। अब जो हम डिफरेंस समझेंगे वो लिटिल, लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, इस सब को समझाने के लिए मैं पहले आपको ले चलती हूँ एक इमेज पे,
इस इमेज के थ्रू हम लिटिल द लिटिल का डिफरेंस समझेंगे और फिर वापस जाएंगे इनकी डेफिनेशंस पे। देखिए लिटिल और द लिटिल का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बात समझा देती हूँ। कभी भी अगर किसी चीज की क्वांटिटी बिल्कुल ना के बराबर हो, है ना, जिसका होने ना होने का कोई फायदा ही नहीं है, तो उसको बोला जाता है लिटिल, मतलब ना के बराबर। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, कुछ तो है एटलीस्ट, और द लिटिल मतलब जितने की जरूरत है उतना है, भले ही थोड़ा है लेकिन जितने की जरूरत है उतना है ना। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज आपको बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है, बहुत ही तेज, आपने सुबह से कुछ पानी नहीं पिया है और बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आप बहुत ज्यादा चलकर कहीं से आ रहे हैं, एक पथरीला रास्ता है या पहाड़ वाला रास्ता है, जैसे हम लोग कभी चढ़ाई करते हैं, आप किसी एक हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी पिलग्रिमेज पे जाते हैं जहां पर आपको चढ़ाई करनी पड़े, जैसे वैष्णो देवी अगर आप जाएंगे तो आप जानते हैं कि उस पर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है और बीच में कितनी बार प्यास भी लगती होगी। सपोज आप कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं और आपके पास पीने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, इनफैक्ट दूर से दूर तक कहीं पानी नहीं है। इतने में कोई एक पर्सन मिला आपको और वो कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको प्यास लगी है तो मेरे पास ज्यादा तो नहीं है बट इसमें बॉटल में 2 घूंट पानी होगा, आप ये पी लीजिए, और उसने वो 2 घूंट पानी आपको दे दिया। क्या उसका कोई फायदा होगा? नहीं, बल्कि आपकी प्यास और ज्यादा प्रोवोक हो जाएगी, है ना। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इतना बड़ा इतना विशाल ऊंट है और बेचारा क्या खा रहा है? एक पत्ती। क्या ये इसके लिए इनफ है? नहीं, इसका होना ना होना एक बराबर है। यदि इसको ये पत्ती ना भी मिलती तो भी चलता, है ना, क्योंकि ये है या नहीं है इससे मतलब ही नहीं बैठता, इतनी सी पत्ती से इसका कुछ भला नहीं होने वाला। भाई इतना बड़ा ऊंट जब उसको भूख लगी है तेज, तो क्या इतनी सी पत्ती में उसका भला होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो इतनी सी पत्ती इतने बड़े ऊंट के लिए बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है ना, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, तो इसको ये पत्ती नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ये जो ये ऊंट दर्शाता है कि इसको जो चीज मिली है, इसको जो फूड मिला है वो ना के बराबर है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं दैट ही गॉट लिटिल फूड। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? दैट ही गॉट लिटिल फूड, मतलब ना के बराबर खाना। अब इस व्यक्ति की बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है हमको बहुत भूख लगी होती है लेकिन घर में कुछ खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो और कुछ नहीं तो चलो भाई चाय पी लेते हैं, और कुछ नहीं तो कहीं से ढूंढ ढांड के बिस्किट ले आते हैं, चलो बिस्किट खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, इस तरह की चीजें दिखती है। तो यही दशा है इस व्यक्ति की इस वक्त, है ना। अब इसे क्या लगता है कि चलो कुछ तो राहत मिली, भले ही भरपेट वो खाना नहीं खा पाया, है ना, लेकिन चलो कुछ तो राहत मिली कि कुछ तो मिला एटलीस्ट खाने के लिए, और कुछ नहीं तो एक एक दो दो बिस्किट ही खा लेगा तो उसको कुछ तो मिलेगा ना, है ना। वो पर्याप्त भले ही ना हो लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो उसको आप कह सकते हैं स्मूथ और पैसिफाई कर देगा, मतलब थोड़ी बहुत उसकी भूख को वो शांत कर देगा, है ना, कुछ हद तक। तो ये भले ही उसको बिल्कुल अच्छे से उसके हंगर को ना मिटाए या उसको सेटिस्फाई ना कि करे विद फूड, बट उसको एटलीस्ट वो थोड़ी सी शांति प्रोवाइड करेगा। तो ये फूड है, मतलब थोड़ा फूड है ना, किसी के पास थोड़ा सा कुछ है तो कम से कम कुछ तो है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ लिटिल, है ना। जब कोई चीज बिल्कुल ना के बराबर हो तो लिटिल, और थोड़ी सी हो जिससे बस ये हो कि हाँ भाई चलो एक शांति से मिल गई, है ना, तो वो हो जाता है अ लिटिल। और अब इस व्यक्ति को, अभी देखिए छोटा सा लड़का है ना, और इसको भूख लगी थी तो इसने एक बड़ा बिग वाला जो पिज्जा होता है, जो लार्जेस्ट साइज होता है, लार्ज साइज होता है, उस वाले पिज्जा को इसने ऑर्डर किया और अब उसको खाना शुरू कर दिया और इसे टेस्टी भी लग रहा है। मतलब जितनी इसको भूख लगी थी वो इस पिज्जा के स्लाइसेस ने कितने 1 2 3 4 5 इतने स्लाइसेस 6 स्लाइसेस ने एकदम इसकी भूख को मिटा दिया, और बल्कि इसका पेट अच्छे से भर गया। तो या पेट अच्छे से भर जाएगा क्योंकि इसके पास इनफ फूड है। तो जितने की जरूरत है उतना है। हालांकि पिज्जा भी भाई कोई खाने का ऐसा नहीं कि जब खाने की भूख लगे तो आपके पास पिज्जा आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको वो अच्छा भी लगता है और इसके पास काफी है भी, मतलब इसकी भूख के अकॉर्डिंग बहुत, है ना भाई। अगर मान लो बहुत सारे लोग होते तो, और हो सकता है किसी एक व्यक्ति के लिए ये पूरा एक पिज्जा भी कम हो, लेकिन जितने की जरूरत इसे हो, इसे है, उतने के लिए ये पिज्जा काफी है। तो जब कोई किसी चीज का अमाउंट काफी हो, मतलब वो थोड़ा तो हो लेकिन जितने की जरूरत है उतना है, जिसे आप हिंदी में पर्याप्त या फिर इंग्लिश में सफिशिएंट या एडिक्वेट के नाम से जानते हैं। तो ये पिज्जा उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, एडिक्वेट है ना। और जब वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है, व्हेन जितनी भी उसको हंगर है, जितना भी उसको भूख है, उसके अकॉर्डिंग ही इज एबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, okay, with the help of this pizza, okay। So
ये जो दर्शाता है ये लिटिल को दर्शाएगा जो उसके लिए ना के बराबर है, ये कहेगा अ लिटिल, चलो कुछ तो भूख शांत हुई है ना, और ये कहेगा द लिटिल, क्योंकि मेरी भूख तो पूरी तरह से शांत हो गई, जितने की मुझे जरूरत थी, जितना मुझे खाना था उतना मुझे मिल गया। ओके, अब चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। लिटिल को हम यूज करते हैं यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और अ प्रोनाउन। इसको हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के ही रूप में प्रयोग में लाते हैं। जनरली इंडिकेट्स अ स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी, ऑफन विद नेगेटिव कॉनोटेशन। नेगेटिव कॉनोटेशन मतलब जब कोई चीज नेगेटिव मैनर में जाती है। अब देखिए इस ऊंट को यहाँ पर एक पत्ती मिली खाने के लिए, लेकिन ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि इतनी भूख अगर उसकी शांत होगी तो वो तो शांत ही नहीं हुई, बल्कि इससे तो वो और ज्यादा उसकी भूख प्रोवोक हो जाएगी कि नहीं अब तो जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए। जैसे कभी कभी होता है ना, हमको बहुत ज्यादा तेज वाली प्यास लगी है और हमारे पास पानी नहीं है, और थोड़ा सा अगर आपको गर्म या फिर सादा एकदम पानी मिल जाए और आप उसे पियो तो और ज्यादा प्यास लगने लगती है कि नहीं यार काश थोड़ा सा पानी और मिल जाता या काश कुछ और मिल जाता। सपोज कीजिए एक जैसे मम्मी है, वो किचन में खाना बना रही है, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें बहुत टेस्टी बनी होती हैं और वो बहुत देर से बना रही हैं, आकर उन्होंने एक बाइट किसी के में से ले ली, फिर वो वापस खाना बनाने चली गई, तो उनकी भूख वहां पर कई ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं अब तो और ज्यादा भूख इंस्टिगेट हो रही है उनकी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खाया उनको वो टेस्टी लगा और वो चाहती है कि अब तो क्रेविंग होने लगेगी कि नहीं और खा लूं मैं थोड़ा सा। तो दैट इज कॉल्ड लिटिल, जो आपकी एक नेगेटिव कोनोटेशन को दर्शाएगा, जिसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका खाना ना खाना एक समान है। अब ये पत्ती खाए ना खाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वाकई ही ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कॉनोटेशन ऑफ इनसफिशिएंसी और स्कार्सिटी, जब किसी चीज की बहुत कमी हो या वो एक नेगेटिविटी को दर्शाता है। सपोज कीजिए घर में कई बार ऐसा होता है कि पानी नहीं आता, और अगर आपके घर में पूरे सारे बहुत सारे काम करने हैं पानी से, बहुत सारे काम पानी से होते हैं, और अगर आपको कहीं से 1 बकेट ऑफ वाटर मिल जाए, लेकिन उस 1 बकेट ऑफ वाटर का भी कोई यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सफिशिएंट ही नहीं है। उससे आप कोई भी काम कर लो, हो सकता है कि आप उससे डिशेज ही करने बैठ जाओ लेकिन डिशेज भी इनकम्प्लीट रह जाए, है ना, या उससे नहाने के लिए बैठ जाओ तो नहाना भी कम रह जाए। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉनोटेशन, मतलब वो उसकी नेगेटिविटी को दर्शा रहा है, उसे होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, a little used as a determiner and can also function as a pronoun, indicates some amount or quantity though it is generally small। भले ही किसी चीज का अमाउंट थोड़ा छोटा है या कम है, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो है ना के बराबर नहीं है। वो एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। लिटिल नेगेटिव है और अ लिटिल पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा है ना, बहुत तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा है कि भाई काम चल जाएगा। जैसे एक होता था ना कि भाई पहले के टाइम में अगर वाटर नहीं आता था घर पे, जैसे पानी नहीं आता था कई बार, तो आपने देखा होगा कि मम्मी बोलती थी कि जाओ बाहर से नल से पानी भर लाओ, तो नल से आप लाते थे तो काफी सारी बाल्टी बकेट्स आप भर के लिए आते थे, या कोई भी भर के लिए आता था, तो वो एटलीस्ट यूज में आ जाता था। तो भले ही थोड़ा था लेकिन जरूरत के हिसाब से मतलब थोड़ा बहुत ये था कि थोड़ा है, थोड़ा तो है, कुछ तो है एटलीस्ट, है ना। या हम किसी और से पड़ोसी से कह देते थे कि भाई इतनी बाल्टी पानी दे दो, तो वो दे देते थे, तो हमारा एटलीस्ट कुछ काम चल जाता था। ओके, it is used in a positive context, suggesting that while there may not be much, there is at least some। भले ही बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो है। ओके, जिससे थोड़ा बहुत काम बचाया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अब आ जाते हैं द लिटिल पे। ऑल्सो यूज्ड एज अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन। द लिटिल इज used it as typically refers to a small amount or quantity that is indeed sufficient for the context or situation. This phrase often implies that although the amount is small, that is but it is adequate or enough under the circumstances। जो भी circumstances उस वक्त हैं उसके हिसाब से उतना sufficient है ना, मतलब थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है, जितने की जरूरत है उतना है, तो उसको बोला जाता है द लिटिल। ओके, तो ये हो जाता है आपका लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। ओके, उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिफरेंस अमंग लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल के एग्जाम्पल्स। अभी तक हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, और अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देयर इज लिटिल वाटर इन द वेसल। लिटिल वाटर इन द वेसल मतलब ना के बराबर पानी है। देयर इज लिटिल ऑयल इन द बॉटल, मतलब ना के बराबर तेल है। देयर इज अ लिटिल ऑयल इन द बॉटल। अब देखिए अ लिटिल है, अब इसमें तो 2 दिन की सब्जी बन जाएगी आपकी, है ना, 2 नहीं बल्कि ज्यादा ही दिन की सब्जी बन जाएगी, तो पर थोड़ा सा ऑयल अभी है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द वेसल। अ लिटिल वाटर मतलब
थोड़ा सा पानी है वेसल में। अब देखो यहीं पर नेगेटिव और पॉजिटिव को कैसे दर्शाया जा सकता है। ये जैसे पानी आ रहा है तो सपोज कीजिए इतना भी भर गया है ना, और ये तेल इतना सा है। मैं एक तेल का एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे ये जो ऑयल है वो जग में इतना है, ठीक है, या बॉटल में इतना है। अब सपोज कीजिए कि आपको सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति के लिए या 4 व्यक्ति के लिए खाना बनाना है, तो आप इससे आराम से खाना बना लेंगे। आपको 4 व्यक्ति के लिए पूरी तलनी है, फिर भी कोशिश करके 4 नहीं तो चलो पूरी ना बने तो कम से कम सब्जी तो बनी जाएगी, है ना, पराठे सिक जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि भाई 100 लोगों के लिए खाना बनना है, वो भी पूरी बननी है, तो क्या आप इस तेल में काम चला पाएंगे? कभी भी नहीं बना पाएंगे, है ना सब्जी बना पाएंगे और ना ही पूरी बना पाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो दर्शाता है कि ये लिटिल वाली सिचुएशन भी हो सकती है और लिटिल वाली सिचुएशन भी हो सकती है, और द लिटिल वाली सिचुएशन भी हो सकती है। अब आ जाते हैं फ्यू और फ्यू और द फ्यू पे। तो फ्यू का भी एग्जांपल हम समझते हैं। सेम जैसे हमने लिटिल लिटिल द लिटिल समझा, ये भी वही सेम है कि फ्यू फ्यू और द फ्यू। मतलब जब कोई चीज ना के बराबर हो तो उसमें फ्यू का प्रयोग करेंगे, अ फ्यू मतलब थोड़ी सी और द फ्यू मतलब पर्याप्त। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये एक लड़की है और इसके पास ये रुपए हैं 10। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसके हाथ में 10 का नोट है ना, और वो एक शॉपकीपर के पास जाती है और उससे बोलती है कि भाई मुझे बुक दिखा दो, है ना, मुझे बुक चाहिए, ये वाली बुक चाहिए। उसने पर्टिकुलर नेम बताया और जी शॉपकीपर अंकल ने उसको ये वाली बुक दिखा दी। अब उसने पूछा कि अभी नहीं बताया इसने कि मेरे पास कितने रुपए हैं। जब इसने बुक देखी, पूरी पढ़ी, इसको बुक बड़ी पसंद आई। अब इसने सोचा भाई इस बुक को ले लेना चाहिए। लेकिन जब इसने बुक का प्राइस पूछा तो ये बुक थी आपकी 1000 रुपीज की। अब जब ये 1000 रुपीज की है तो इसके पास तो कुल 10 रुपीज है, और ये कितने रुपीज की है? 1000 रुपीज की। अब बताइए कैसे काम चलेगा, क्योंकि हमारे पास तो ये पूरी 10,000 की बुक है या 1,000 की बुक है, और सपोज कीजिए 10,000 की बुक है और उसके पास कुल कितने रुपए हैं? 10 रुपए। क्या इस 10 रुपए से, इस 10,000 रुपए से कंपेयर किया जा सकता है? क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वही यदि वो कहे दुकानदार से कि भाई मुझे तुम उधार दे दो या मुझे अभी दे दो, मैं बाकी के रुपए बाद में दे जाऊंगी, तो ये कोई सेंस बैठता है? नहीं। बल्कि वो लड़की बेचारी अपने 10 के नोट दिखाएगी भी नहीं, कहेगी अरे मैं गलती से अपना पर्स घर पे भूल आई, है ना, या गलती से मैं पैसे घर पे भूल आई। दिखाएगी भी नहीं कि मेरे पास 10 रुपए हैं, और वो इतनी बड़ी बुक लेने आई है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी बुक में, 10,000 की बुक में और 10 रुपए में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यदि 10 रुपए कितनी बार जोड़ दिए जाएं जब जाकर कहीं 10,000 बनेंगे, उसके बहुत सारे मल्टीप्लिकेटिव हमको करने पड़ेंगे, और अगर हम बात करें मतलब मल्टीपल करने पड़ेंगे, और अगर हम 10 रुपए के सामने 10,000 की कीमत देखें या 10,000 के सामने 10 रुपए देखें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ओके, और ये लड़की भी शायद ना दिखाए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। तो ये कितने हो जाएंगे? फ्यू रुपीज, मतलब ना के बराबर पैसे। तो इसके पास जो पैसे हैं वो ना के बराबर हैं, तो अ फ्यू रुपीज। ओके, अब उसने सोचा चलो ये तो मिल नहीं रहा, मैं कोई नोट्स ही खरीद लेती हूँ, है ना, नोट्स तो सस्ता मिल जाता है। जैसे उसने नोट की कीमत पूछी तो नोट था आपका 15 रुपए का। अब इसके पास भले ही कम रुपए हैं, 10 रुपए तो अभी भी कम है ना, 15 तो ज्यादा ही हो गया अभी भी, 10 रुपए तो अभी भी कम है। लेकिन उसे लगा कि हाँ मैं पॉजिटिविटी के साथ दिखा सकती हूँ पूरी शान में, अरे यार मेरे पास तो कुल 10 रुपए ही हैं, ओ सॉरी मेरे पास तो कुल 10 रुपीज ही हैं, ओ सॉरी आई हैव ओनली 10 रुपीज। इट मीन्स इट कैन बी शोन कि हाँ एटलीस्ट हमारे पास कुछ है, भले ही इतना नहीं है जितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हाँ थोड़ा तो है ना, जहाँ पर अपनी जो आप ये तो कह सकते हैं ना कि हमारे पास इतना है, तो एक पॉजिटिविटी को दर्शाएगा। भाई यहाँ तो आप बोलोगे भी नहीं कि हमारे पास इतने रुपए हैं, ये तो नेगेटिविटी को शो करेंगे। जबकि यहाँ आप एटलीस्ट बोलेंगे तो सही कि हाँ हमारे पास 10 रुपए तो हैं, तो ये हो जाएगा आपका अ फ्यू रुपीज। रुपए तो अभी भी कम है, नोट तो आप अभी भी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी भी थोड़ा ही अमाउंट है, तो रुपए तो आप यहाँ पर भी नहीं खरीद पाएंगे, है ना। फिर आपने फिर से सोचा कि अब क्या करा जाए, तो आपने सोचा कि चलो और कुछ नहीं तो आज का न्यूज़पेपर तो पढ़ ही लूं। तो इसने एक न्यूज़पेपर की शॉप पर गई और न्यूज़पेपर पूछा। उन्होंने कहा कि भाई न्यूज़पेपर 10 रुपए का है ना। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने कहा न्यूज़पेपर 10 रुपए का है, तो भले ही 10 रुपए एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन कुछ तो है ना, जितने की जरूरत है। भाई 10 रुपए में भी कुछ तो आता है, और 10 रुपए में आता है क्या? आता है भैया न्यूज़पेपर आता है। तो इसने फौरन बड़ी शान से निकाल कर 10 रुपए दिए कि लो अंकल और मुझे जल्दी से न्यूज़पेपर दे दो, मुझे आज का न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो जैसे ही 10 रुपए की बात सुनी, इन्होंने फौरन अपना जो नोट है वो निकाल कर दे दिया, और पूरा एकदम एकदम जैसे कितने सारे हमारे पास पैसे हैं, 10 रुपए उसमें से निकाल कर हमने दिए हैं, तो ये हो गए हमारे द फ्यू रुपीज, मतलब हमने एग्जैक्ट निकाल कर दे दिए। तो ये हो जाते हैं द फ्यू, मतलब जितने की जरूरत है उतना है, तो जो पर्याप्त है वो हमने दे दिया।
तो द फ्यू आ जाता है पर्याप्त मात्रा के लिए, मतलब सफिशिएंसी के लिए। ओके, जो सफिशिएंसी को शो करता है। तो 10 रुपए द फ्यू है, जबकि वही 10 रुपए बुक के सामने फ्यू थे और नोट्स के सामने अ फ्यू थे। तो एक ही अमाउंट, लेकिन तीनों अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू अलग हो जाती है। एक जगह उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब उसके होने ना होने का कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव कॉनोटेशन को दर्शाता है। दूसरी तरफ उसका कॉनोटेशन देखे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो भले ही कम है लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट से कम है, लेकिन इतना कम है कि हाँ भाई दिखाया जा सकता है। इट कैन बी शोन एंड इट कैन बी सेड कि यस ऑफ कोर्स ओनली अ फ्यू रुपीज आर लेफ्ट। इट मीन्स आप फ्यूचर में भी उसको वो रुपए दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई अभी मुझे ये दे दो, फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपको 5 रुपीज और दे दूंगी, है ना। तो दैट इज अ फ्यू अमाउंट। और हो सकता है इतने कर तो डिस्काउंट भी मिल जाए। अब जब द फ्यू की बारी आती है, मतलब जितने की रिक्वायरमेंट है उतना है। सपोज कीजिए 8 रुपए का ही न्यूज़पेपर होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता कि 2 रुपए बच भी जाते, है ना। तो यहाँ पर द फ्यू मतलब जितने की जरूरत है उतना है, भले ही कम है लेकिन जितने की जरूरत है उतना है, तो वो हो जाता है द फ्यू। Okay, so few used as an adjective or pronoun indicates a small number or amount with a negative connotation of scarcity and insufficiency. It suggests that there are not many of something. Okay. Then a few used as a determiner and also can function as a pronoun indicates a small number of or amount, but in a positive context, suggesting that there is at least some. It implies a small amount but insufficient amount. अब देखिए इस व्यक्ति को रुपए की जरूरत है लेकिन इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं that he has few rupees. Okay, हो सकता है इसके पास सिर्फ एक ही नोट हो, ये सोच रहा है काश इतने रुपए होते, क्या पता इसको क्या जरूरी काम है। ये थोड़ा सा खुश नजर आ रहा है, मतलब इसको जितने इसके पास थोड़ा सा तो है, एटलीस्ट कुछ तो काम चलेगा, कुछ तो राहत मिली, तो ये हो जाएगा अ फ्यू। ओके, और अब आ जाते हैं द फ्यू पे। यूज्ड एज अ डिटरमिनर एंड अ प्रोनाउन, refers to a specific small number or amount, often implying rarity or uniqueness. It can suggest a notable distinguished group within a larger context. मतलब जितने की जरूरत है उतना इसके पास है, भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन जितने की जरूरत है उतना है। That is known as the few. ओके, भले ही ज्यादा नहीं है लेकिन जितने की जरूरत है, जितने से काम चलना चाहिए उतने से अच्छे से काम चल जाएगा। सपोज कीजिए आप कोई ड्रेस लेने जाते हैं और वो ड्रेस एक पर्टिकुलर अमाउंट की है। ऐसा मान लेते हैं कि चलिए वो ड्रेस है 2000 रुपीज की। अब आपके पास जो रुपीज है वो कुल सिर्फ और सिर्फ 1600 है, तो ये सम हो जाएंगे। अगर आपके पास कुल 200 रुपीज हैं तो ये ना के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर आप पॉजिटिविटी को दिखा सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो कि हाँ आप यहाँ तक पहुंचोगे क्योंकि आपके पास थोड़ा ही अमाउंट कम है। अब आपके पास अगर 2000 रुपए है, अच्छा 2000 रुपए की ड्रेस है और आपके पास 2000 रुपए, तो आप बड़े सीना चौड़ा करके कहोगे कि हाँ लो भाई लो, हमारे पास इतने रुपए हैं, मतलब जितने की जरूरत है उतना है, उतना पर्याप्त है, तो वो हो जाता है द फ्यू। ओके, तो ये तीनों में डिफरेंस हो जाता है, चाहे वो फ्यू अ फ्यू द फ्यू हो, लिटिल अ लिटिल द लिटिल हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोनों में एक समानता है कि जिसमें फ्यू या लिटिल है वो ना के बराबर होगा, मतलब नेग्लिजिबल। जैसे हम अ फ्यू या अ लिटिल की तरफ जाएंगे वो सम होगा। ओके, एंड द फ्यू एंड द लिटिल, इसका मतलब वो सफिशिएंट है या पर्याप्त है या जितने की जरूरत है उतना है। ओके, सो ये इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस हो जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। देयर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, कुछ ही लड़के क्लास में, फ्यू मतलब ना के बराबर है ना। देयर आर फ्यू गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी, वहां पर कुछ ही कोई ही एक अच्छी बुक है लाइब्रेरी में। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स ऑफ योर लाइब्रेरी, तो मैंने आपकी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स थी उनमें से जो बुक्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो बुक्स मैंने पढ़ ली है। ओके, तो ये हम फ्यू ऑफ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस देखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मच एंड मेनी। तो अब हम मच एंड मेनी के डिफरेंस पर चर्चा करेंगे। देखिए मच एंड मेनी की यदि बात करें तो फिर से वही कंसेप्ट आ जाता है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जब भी हम कभी काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन के साथ हम मेनी का प्रयोग करते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच का प्रयोग करते हैं। मच यूज्ड विद अनकाउंटेबल nouns that cannot be counted or don't have a plural form, indicates a large amount or quantity। किसी चीज की large amount और quantity हो लेकिन
जो कि काउंट ना किया जा सके, उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं भाई, इसके पास काफी पानी है। आप सोचिए, एक तो ग्लास में भी पानी है, फिर एक बॉटल भी पूरी पानी से भरी हुई है, मतलब इसके पास काफी पानी है, बहुत पानी है, बहुत सारा पानी है इसके पास, है ना, पीने के लिए। तो बहुत सारा है, एक बॉटल भी, एक ग्लास भी है, तो बहुत सारा पानी है इसके पास। तो ये क्या है? मच वाटर। ओके। मैनी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। अब देखिए, मच अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज हुआ, और हम जानते हैं कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। और मैनी के साथ हम हमेशा प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, जबकि मच के साथ हम प्लूरल नाउन मच के साथ हम सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और मैनी के साथ हम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैनी हमेशा प्लूरल को दर्शाता है, काउंटेबल नाउन्स को दर्शाता है, और इसीलिए उनको सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके। तो इसमें जो नाउन्स हैं दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म। ओके। और इसलिए इसके साथ हम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारा, इंडिकेट्स लार्ज नंबर। ओके। अब देखिए, मैनी जो यूज होता है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है क्लास में, और जो मैनी है वो काउंटेबल के साथ ही प्रयोग में लाया जाता है। तो इनके साथ हम मैनी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देयर इज मेनी मिल्क इन द वेसल। नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? देयर इज मच मिल्क इन द वेसल। काफी पानी है वेसल के अंदर। ओके। सो यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करेंगे? मच मिल्क। ओके। सो ये यहाँ पर राइट का साइन है, मतलब ये सेंटेंस एकदम सही है। देर आर मच बुक्स इन दी ऑफिस। नाउ ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक्स हमारी काउंटेबल है, और काउंटेबल के साथ हम मच का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका सही सेंटेंस क्या होगा? देर आर मेनी बुक्स इन दी ऑफिस। और यहाँ पर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ओके। अब देखिए, यहाँ पर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, बहुत सारी बुक्स हैं, तो इसके लिए हम लोग मेनी का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ पर कंटेनर में मिल्क है, और मिल्क काफी सारा है ना, जितने की जरूरत है उतना है, तो इसके लिए हम लोग मच का प्रयोग करेंगे। ओके। मच मतलब काफी सारा है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। दोस्तों, एल्डर का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति आपसे बड़ा हो। जनरली फैमिली मेंबर्स के केस में ही एल्डर एंड ओल्डर का प्रयोग किया जाता है। एल्डर जो आपसे बड़े हों, और ओल्डर का मतलब होता है, ओल्डर एक्चुअली एक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इस तरह से बनी है। और वहां पर ओल्ड हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री होता है, एंड ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। ओल्ड हम पुराने के लिए भी यूज करते हैं, और एल्डर को हम बड़े व्यक्ति को, मतलब जो हमसे बड़ा हो एज में, उसके लिए हम एल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर। अब जैसे आप इस बच्चे को देख पा रहे हैं, इस बच्चे का ये बड़ा भाई है, तो ये कैसा ब्रदर है? ये एल्डर ब्रदर है ना, ही इज एल्डर। एंड ये इससे जूनियर है या छोटा है। ओके। Typically used as an adjective or noun, refers to someone who is older in age within a family, group or community. It often implies a position of respect or authority due to seniority. ओके। अगर कोई व्यक्ति सीनियर होता है, तो ऑब्वियसली उसे सीनियर के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिलती है, जस्ट बिकॉज ही सीनियर। सो यहाँ पर एक वो रिस्पेक्ट को भी डिजर्व करता है, दैट शोज द अथॉरिटी ड्यू टू सीनियरिटी। ओके। सो एल्डर का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। अब एल्डर का मैंने आपको बताया ही है, अब हम ओल्डर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यूज्ड एक्सक्लूसिवली एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहली बात तो यह है कि ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग में लाया जाता है। अब यदि हम बात करें एल्डर की, तो एल्डर एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स, एल्डर के साथ, जैसे कि लास्ट टाइम हमने जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा था, तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि एल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जबकि ओल्डर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। ओके। एल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि ये कंपैरेटिव वर्ड है। ओके। जबकि ओल्डर में हम लोग ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट इस तरह से प्रयोग में लाते हैं, जो कि अलग अलग डिग्रीज में होता है। तो ओल्डर के साथ हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, बिकॉज दिस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें पॉजिटिव डिग्री है ओल्ड, कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर, एंड सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट। ओल्डर मतलब जो पुराना हो या फिर जो बूढ़ा। ओके। So used exclusively as a comparative adjective,
refers to someone or something that is of the greater age when compared to another person or thing. जिस वक्त उसकी तुलना किसी अदर व्यक्ति से की जा रही है उस वक्त वह व्यक्ति उससे बड़ी एज का है. It simply indicates that one person or thing is more advanced in age than another. Now, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ऋतु इज एल्डर देन प्रिया. अब ऋतु एल्डर है प्रिया से, मतलब ऋतु जो है वो एल्डर बहन है प्रिया की, लेकिन एल्डर है तो हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एल्डर टू प्रिया. तो सेंटेंस क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, ऋतु इज एल्डर टू प्रिया. ओके. रमेश इज ओल्डर टू राजू. रमेश राजू से ओल्डर है, नहीं, ये गलत हो जाएगा. क्या लिखा जाएगा, रमेश इज ओल्डर देन राजू. दिस टेम्पल इज ओल्डर टू दैट टेम्पल, वो गलत हो जाएगा. और जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल. ओके, दिस टेम्पल इज ओल्डर देन दैट टेम्पल. दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज. ये एल्डेस्ट टेम्पल है विलेज में. एल्डेस्ट नहीं होगा टेम्पल, टेम्पल कैसा होगा, ओल्डेस्ट टेम्पल होगा, मतलब सबसे प्राचीन. ओके, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट का मतलब प्राचीन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज. His oldest daughter lives in America. ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ी डॉटर, तो यहाँ पर ओल्डेस्ट तो वर्ड गलत है, ओल्डेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, एल्डेस्ट, जो कि करेक्ट वर्ड होगा. तो his eldest daughter lives in America मतलब उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो अमेरिका में रहती है. ओके, तो अगर मैं कहूंगी ओल्डेस्ट डॉटर तो वो कहना गलत है, उसके प्लेस में हम लोग बोल सकते हैं हिज एल्डेस्ट डॉटर. एक और बात दोस्तों, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है रमेश इज ओल्डर देन राजू, कहने को ये भी सेंटेंस गलत हो सकता है, लेकिन ये सही भी हो सकता है जब हम कोई दो ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जब वो सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करते, अलग अलग हैं, और उस केस में हम एज के कंपैरिजन में दोनों में ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं. या जब कोई वस्तु होती है और वो प्राचीन है और एक मॉडर्न है तो उसमें भी ओल्डर का प्रयोग किया जा सकता है. ओके, तो ये हमारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं. अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे फर्दर में और फार्दर में. फर्दर मतलब दूर और फार्दर मतलब फर्दर मतलब आगे या फिर और भी अधिक. ओके, फर्दर हम बोलते हैं अधिक को या आगे को, जबकि फार्दर बोलते हैं जो फार्दर, फार से बना है फार्दर. फार मतलब जो एक डिस्टेंस पर हो, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो, वो क्या होता है, फार्दर होता है. तो चलिए एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं एक बार, पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं. फर्दर इज यूज्ड टू इंडिकेट अ ग्रेटर एक्सटेंट और डिग्री, whether in a literal or figurative sense, often used in context that do not involve physical distance alone but can also denote advancement, progress or additional actions. देखिए, फर्दर का मतलब होता है जब कोई चीज किसी से आगे हो या किसी से अधिक हो, है ना, किसी भी बात से अधिक हो, तो उसके लिए हम लोग फर्दर का प्रयोग करते हैं. जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति इसको और ज्यादा काम करने देने आ रहा है, इसने ऑलरेडी इतना सारा वर्क कर लिया है, अब वो कह रहा है नहीं भाई और नहीं चाहिए मुझे, इससे ज्यादा, इससे अधिक नहीं चाहिए. वो कह रहा है भाई इससे अधिक लो, बॉस तो आ गए देने के लिए, लेकिन वो कह रहा है नहीं भैया इससे अधिक नहीं चलेगा, है ना. तो ये क्या है, फर्दर वर्क है ना. तो जब किसी इंफॉर्मेशन की कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो, इस फर्दर को आप एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, कि जब कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उसके लिए हम लोग फर्दर वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना. जबकि फार्दर की यदि हम बात करें तो फार्दर डिस्टेंस को शो करता है. यदि कोई वर्ड डिस्टेंस को शो करे, जैसे मान लीजिए ये घर इस घर से बहुत दूर है, या आप ये कह लीजिए कि ये वाला जो घर है वो इस घर से बहुत दूर है, तो वो फार्दर का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं. यूज्ड स्पेसिफिकली टू रेफर टू फिजिकल डिस्टेंस और लिटरल स्पेशियल एक्सटेंशन. It is primarily used in context where the focus is on measuring or comparing physical distances. Okay? जहाँ पर हम physical distances को देखते हैं वहां पर हम लोग farther का प्रयोग करते हैं. जैसे एक घर दूसरे घर से बहुत दूर है तो यहाँ पर farther का हमने प्रयोग किया. ओके, farther मतलब जब कोई डिस्टेंस को शो करे और जब कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस को शो करे, ठीक है, और डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस को शो करे, तो उसके लिए हम farther का प्रयोग करते हैं. farther मतलब दूर. ओके, सो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ही शुड नॉट बी गिवन फर्दर पनिशमेंट. उसको कोई फर्दर पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए, मतलब और अधिक पनिशमेंट, जितनी पनिशमेंट मिल गई काफी है, उससे अधिक पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए. आई हैव नथिंग टू से फर्दर. मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है. छपरा इज फार्दर फ्रॉम पटना देन हाजीपुर इज. छपरा की दूरी पटना से
इज फार्दर फ्रॉम पटना देन हाजीपुर इज, मतलब छपरा पटना से अधिक दूर है हाजीपुर के मुकाबले, मतलब हाजीपुर पटना के हो सकता है पास हो, लेकिन जो छपरा है वो इससे इस पटना से काफी दूर है। ओके, तो ये डिस्टेंस को दर्शा रहा है और इसीलिए हमने फार्दर का प्रयोग किया है। फार्दर के साथ हम लोग फर्दर का फ्रॉम का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फार्दर के साथ जो प्रपोजिशन यूज होती है वो फ्रॉम होती है। हिज हाउस इज फार्दर देन माइन, ओके, उसका जो घर है वो मेरे घर से दूर है। नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी फार्दर फ्रॉम द ट्रूथ। फार्दर मतलब ट्रूथ से दूर कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, चलिए अब पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन फ्यूअर एंड लेस। अब फ्यूअर और लेस के बीच में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल वही डिफरेंस रहेगा जैसे फ्यू और लिटिल का डिफरेंस था। जो फ्यूअर है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ, जबकि लेस यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। ओके, फ्यूअर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड एंड हैव अ प्लूरल फॉर्म, indicates a small number or quantity. Okay, less used with uncountable nouns, nouns that cannot be counted or don't have a plural form. तो उसके साथ हम लोग less का प्रयोग करते हैं। Okay, indicates a smaller amount or quantity. अब देखिए स्टूडेंट्स की यदि हम बात करें तो ये फ्यूअर स्टूडेंट्स हैं। फ्यूअर मतलब बहुत कम, ना बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। जैसे आपने देखा कोरोना काल में अगर कोई इस तरह के प्राइवेट ट्यूशन से कोचिंग्स रहते थे या कुछ भी रहते थे तो उसमें बच्चे ना के बराबर जाते थे, बहुत ही कम जाते थे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैसे भी एक के बाद एक चेयर पे बिठाया गया है, तो ये फ्यूअर है ना। ऐसे ही less used with uncountable nouns, nouns that cannot be counted or don't have plural form. तो less को यूज करते हैं हम uncountable। अगर किसी चीज का अमाउंट कम है और उसको हमें दर्शाना है तो हम लोग less वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जिसके पास नाउन अनकाउंटेबल है। ओके, इंडिकेट्स अ स्मॉलर अमाउंट और क्वांटिटी। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये दो बच्चे आप देख पा रहे हैं, दोनों दूध पी रहे हैं। हाउएवर ये जो लड़का है इसके पास तो दूध अधिक है, जबकि इस लड़की के पास कम है और ये कम भी पी पा रही है, छोटी है ना। तो यहाँ पर ये लेस देन को शो करेगा, तो लेस देन का ये हम साइन बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्यूअर एंड लेस एग्जांपल्स। अब इसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। नो फ्यूअर देन 50 पैसेंजर्स वर किल्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट। 50 passengers says no fewer than 50 passengers were killed in the train accident। ये sentence बिल्कुल सही है। No fewer than 10 boys were present in the class। Gaurav sold no fewer than 5 tons of coal yesterday। जबकि इसकी जगह सही क्या होना चाहिए? Gaurav sold all gold no less than 5 tons of coal yesterday। Okay, never not fewer than 2 kilograms of rice was there in the pot। No less than 2 kilograms of rice was there in the pot। okay, so ये हमारे sentences form हो जाते हैं fewer less के regarding। okay, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। ओके, तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे कि नियरेस्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। अब खुद ही सोचिए कि नियरेस्ट वर्ड क्या हो सकता है। एक वर्ड है आपका नियर, ये एक नियर की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को भी दर्शाता है, जैसे नियर, नियरर और नियरेस्ट। ओके, एंड नियरेस्ट होता क्या है भाई? नियर मतलब जो आपके करीब हो, पास हो। नियरेस्ट कोई एक ऐसा पॉइंट जो सबसे ज्यादा करीब हो, है ना, जो सबसे ज्यादा पास हो। जैसे कई बार आपको कहीं मार्केट में जाना होता है या कुछ खरीदना होता है, तो आप सबसे पहले आजकल गूगल पर सर्च करते हैं दैट which place is nearby or nearby, suppose restaurants nearby or the nearest restaurant, the nearest physician, the nearest pediatrician। तो इस तरह से हम लोग सर्च करते हैं, मतलब जो हमारे सबसे करीब होगा, है ना। तो नियरेस्ट मतलब जो सबसे करीब हो। ओके, नियर मतलब करीब, लेकिन नियरेस्ट जो सबसे ज्यादा करीब हो। यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्लोजेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन। जो क्लोजेस्ट इन प्रॉक्सिमिटी हो मतलब हमारे सबसे ज्यादा करीब हो। सपोज आप यहाँ हो और आप अपनी लोकेशन पे सर्च करते हो कि अच्छा ये चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब है या यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब है, तो डिस्टेंस वाइज आपके लिए क्या सही रहेगा, आप कहाँ पर जाएंगे जिससे वो चीज सबसे ज्यादा करीब हो, तो वो नियरेस्ट पॉइंट होता है। तो कोई भी चीज जो आपके नियरेस्ट हो, क्लोजेस्ट हो, वो नियरेस्ट है। जबकि नेक्स्ट जो बिल्कुल अगला है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो घर हैं या दो सपोज बिल्डिंग है, तो इसकी नेक्स्ट बिल्डिंग ये है या इसकी नेक्स्ट बिल्डिंग ये है। जबकि इन बिल्डिंग के, अगर मैं इस बिल्डिंग के नियरेस्ट देखूं तो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के नियरेस्ट देखूं तो ये है।
है ना। अब देखिए नियर बिल्डिंग तो ये वाली भी हो सकती है, लेकिन हम नेक्स्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो ये होगी, और नियरेस्ट बिल्डिंग की बात करेंगे तो ये होगी। ओके, तो नेक्स्ट मतलब जो बिल्कुल अगली है। नियरेस्ट जैसे मान लीजिए ये कोई टेम्पल है, सपोज दिस इज अ टेम्पल, ओके, एंड दिस इज अ बिल्डिंग, ये किसी का हाउस है। तो मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास नियरेस्ट टेम्पल कौन सा है, तो नियरेस्ट टेम्पल कौन सा ये है ना। सपोज कीजिए यहाँ पर भी एक टेम्पल है ना, या यहाँ पर भी एक टेम्पल है, ठीक है, तो मैं नियरेस्ट टेम्पल कौन सा बोलूंगी, ये वाला टेम्पल बोलूंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी नेक्स्ट बिल्डिंग क्या है, तो नेक्स्ट बिल्डिंग क्या है, ये है। ओके, और नियरेस्ट बिल्डिंग ये वाली हो सकती है ना। पहले तो वैसे तो नियरेस्ट बिल्डिंग यही है, लेकिन अगर मैं टेम्पल की बात करूं तो टेम्पल यहाँ है, जबकि जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो ये है ना। तो ये एक वर्ड हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक शॉपिंग मॉल है, तो आपसे पूछा जाए कि भाई आपकी नेक्स्ट बिल्डिंग कौन सी है, तो हमारे नेक्स्ट बिल्डिंग एक शॉपिंग मॉल है ना। तो इस तरह से हम लोग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। नियरेस्ट मतलब जो सबसे करीब हो, और नेक्स्ट मतलब जो बिल्कुल अगला हो। ओके, मतलब जो आपके साइड में हो जस्ट। So it refers to the shortest distance or the closest option available. Okay. Next, used to describe something that follows immediately in sequence. एक sequence में जो just आपके बाद वाला हो, और order often without implying physical proximity. It denotes the one that comes after the current or previous one. जैसे हम लोग मान लीजिए इस स्लाइड पर है, अब मैं बोलूंगी आपसे नेक्स्ट स्लाइड, तो मतलब इसकी जस्ट अगली स्लाइड। जैसे आपने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया, अब आप क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उससे जस्ट अगला क्वेश्चन, है ना। तो ये किसी भी ऐसे नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी के लिए भी यूज करा जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द पायलट डिसाइडेड टू डू इमरजेंसी लैंडिंग ऑन द नियरेस्ट एयरपोर्ट। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऑब्वियसली कोई भी पायलट डिसाइड करता है कि नियरेस्ट जो भी एयरपोर्ट होगा उस पे हम उसको लैंड करा देते हैं। सपोज कीजिए कोई एक फ्लाइट है, वो कहीं एक जगह से फ्लाई करके, सपोज ये यहाँ से सिक्किम से फ्लाइट करके इसको मुंबई जाना है, तो ये उड़ता उड़ता सपोज कीजिए कि ये इस वक्त बिहार के ऊपर उड़ रहा है या पटना के ऊपर उड़ रहा है ना, बिहार के ऊपर उड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बिहार के ही किसी एयरपोर्ट पे इसको लैंड करा देगा, ना कि फिर से मुंबई जाएगा। ओके, तो जो भी नियरेस्ट पॉइंट होगा वहां पर जाकर वो उसको लैंड करा देगा, है ना। तो जो भी नियरेस्ट पॉइंट उनको मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। कल्पना's हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। कल्पना का हाउस मेरे घर के जस्ट बराबर में या जस्ट अगला हाउस है। तो सपोज ये 2 हाउस हैं। अब ये जो कल्पना का हाउस है, ये इस लड़की को बता रही है कि भाई कल्पना का हाउस तो मेरे जस्ट नेक्स्ट वाला हाउस है, तो इसका हाउस ये है और इसके जस्ट नेक्स्ट वाला हाउस ये है ना। द नियरेस्ट गैस स्टेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अब देखिए यहाँ से इनकी कार जा रही है और इनको जो नियरेस्ट गैस स्टेशन दिख रहा है वो ये वाला है ना। After this meeting, the next item on the agenda is the budget discussion. मतलब इस मीटिंग के बाद जो नेक्स्ट उनका पैटर्न होगा, जो नेक्स्ट वर्क होगा उनका, वो क्या होगा कि उनको बजट का एजेंडा तैयार करना है। ओके, अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटेस्ट। अब हम लेटर एंड लेटर, तो इन दो में अब हम डिफरेंस को पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं इनकी स्पेलिंग्स LATER एंड LATTER, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। लेटर मतलब जो चीज बाद में हो, जिसको आप डिफर कर दो, पोस्टपोन कर दो। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि चलो ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगी, या मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो बाद के लिए हम लोग क्या कहते हैं, लेटर। जैसे आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, ओके, आई विल कॉल यू लेटर ऑन। ओके, सो लेटर का मतलब कुछ भी बाद में, used as an adverb or adjective to refer to a point in time that follows the current moment or another specified time. It denotes something that occurs afterward or at a subsequent time. जो बाद में होगी कोई बात, कोई भी इवेंट या कुछ भी जो कि बाद में होगा, या फिर एक पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट टाइम पर। ओके, used as an adverb or adjective to refer to a point in time that follows the current moment or another specified time. Okay, जो another specified time को दर्शाता है। Okay, उसके लिए हम लोग later word का प्रयोग कर सकते हैं। Okay, तो कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सपोज मुझे कोई कॉल अटेंड करनी है, या मुझे कहीं पर सपोज कीजिए मेरे पास किसी का कॉल आया और मैं बिजी हूँ, तो मैं कह सकती हूँ आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, है ना। या फिर कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि हम ये काम बाद में करेंगे, तो हम लोग लेटर वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं।
ओके जबकि बात अगर करी जाए लेटर की, अब लेटर क्या होता है, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेटर ऑन, मतलब ये अभी कॉफी पी रही है तो ये सोच रही काम मैं बाद में करूंगी, तो ये लेटर ऑन का एक साइन है। अब बात कर लेते हैं लेटर की, कि लेटर क्या होता है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और प्रोनाउन टू रेफर टू द सेकंड ऑफ द टू थिंग्स। देखिए याद रखिएगा, लेटर हम सिर्फ और सिर्फ उन दो जब भी दो में से बाद वाले की बात की जाएगी तब उसके लिए हम लेटर शब्द का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा स्पेलिंग है इसकी LATTER। और लेटर का मतलब क्या होता है, देखिए लेटर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए ही यूज होता है। सपोज हमारे पास दो चीजें हैं और दो में से जो बाद वाला है उसके लिए हम लेटर शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि दो बॉक्सेस है, लेकिन जो चेक्ड है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला बॉक्स है ना। तो लेटर का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑफ द टू। ओके आप इसे ऐसे कह सकते हैं, सेकंड ऑफ द टू, ये हमेशा आपको याद रखना है। अब देखिए इट कॉन्ट्रास्ट विद वर्ड फॉर्मर। फॉर्मर ऑल्दो लेटर का ऑपोजिट होता है, बट फॉर्मर फिर भी हम उन सब के लिए कह सकते हैं जो प्रीवियस रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, ओके सो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स में ऑनरेबल श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आ जाएंगी, ऑनरेबल श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी आ जाएंगे, ऑनरेबल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आ जाएंगे, ऑनरेबल श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आ जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें शब्द लेटर की, तो लेटर सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाले के लिए यूज होता है, वो भी दो में। अगर सपोज तीन एक सीरीज में है तो हम इनमें से थर्ड के लिए लेटर का प्रयोग नहीं कर सकते, या इन तीनों में से चयन करने के लिए भी हम लेटर शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। जबकि फॉर्मर में जितने भी प्रीवियस एक सीरीज में रहते हैं उन सब के बारे में रेफर किया जा सकता है। ओके people mentioned typically the last one in a series. Now last one in a series मतलब 2 की एक सीरीज होनी चाहिए और जिसमें लास्ट वन की बात की जाए। अगर 3 लोगों की बात की जा रही है तो हम लास्ट वाले को लेटर शब्द से संबोधित बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके तो लेटर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, दो में से दूसरा वाला। ओके सो ये बात आपको याद रखनी है। तो लेटर का मतलब बाद में, जबकि लेटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब लेटर टाइम को डिनोट करता है एंड लेटर हमेशा पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर, दैट लेटर डिस्क्राइब्स टाइम व्हेयरएज लेटर डिस्क्राइब्स पोजीशन। ओके तो ये बात आपको याद रखनी है, लेटर मींस सेकंड ऑफ द टू। ओके जैसे ये दो बॉक्स आप देख रहे हैं तो दो में से जो बाद वाला है दैट इज कॉल्ड लेटर। ओके आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। आरव एंड अजय आर ब्रदर्स बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देन द लेटर, जबकि हमें बाद वाले के लिए बात करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, LATTER लेटर। ओके नॉट लेटर, लेटर तो मतलब बाद में, जबकि यहाँ पर बात हो रही है लेटर की, है ना भाई। ये दोनों ब्रदर हैं लेकिन इनमें से जो बाद वाला है, बाद वाला मतलब ये अजय, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके क्योंकि देखिए यहाँ पर भी दोनों के नेम में जो अजय है उसका नाम बाद में लिखा हुआ है तो हम इसी को सेकंड ऑफ द टू मानेंगे। अखिल केम लेटर देन आनंद। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लेटर, लेटर मतलब अखिल आनंद के बाद आया। अब जब यहाँ पर बाद की बात हो रही है, टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो लेटर वर्ड का प्रयोग करना गलत होगा। इंस्टेड हमें क्या यूज करना होगा, लेटर, कि अखिल आनंद के बाद आया। सोनू रीच्ड द इंस्टीट्यूट लेटर देन गोविंद। तो लेटर का प्रयोग ना करके हम लेटर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ओके क्योंकि एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट पहुंचता है दूसरे व्यक्ति के बाद, मतलब वहां पर पोजीशन नहीं, टाइम की बात की जा रही है कि उसके बाद की उसकी टाइमिंग है आने की, है ना। सपोज भाई एक व्यक्ति आया 9 बजे, एक आया 9:10 पे, तो ये इसके बाद आया है ना, तो ये इसके बाद आया है, तो यहाँ पर लेटर का प्रयोग किया जाएगा ना कि लेटर का। ओके तो सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड लेटर जो हमने यहाँ पर देखा। ओके आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम एक और वर्ड पे आ जाते हैं, एक और डिफरेंस देखते हैं, वो है लेटेस्ट एंड लास्ट का। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए लेटेस्ट वर्ड आपने कई बार सुना होगा। लेटेस्ट मतलब जैसे जो सबसे नया हो, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट मूवी, लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट मतलब जो सबसे न्यू हो, जो बिल्कुल अभी की हो। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, तो ब्रेकिंग न्यूज का मतलब होता है लेटेस्ट न्यूज। ओके नॉट मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज का मतलब लेटेस्ट न्यूज है, बट लेटेस्ट न्यूज है जो बिल्कुल आज की ताजा खबर जैसा आप बोल सकते हैं। रेफर्स टू द मोस्ट रिसेंट और द न्यूएस्ट इन अ सीरीज ऑफ थिंग्स। सपोज एक मूवी आई है बहुत सारी, लेकिन जब से सबसे नई मूवी आई है वो कौन सी मूवी हो गई, लेटेस्ट मूवीज। ओके जैसे हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट मूवीज मतलब जो बिल्कुल अभी आई है, रिसेंट मूवीज है। ऐसा नहीं है कि वो पहले की हो, जो बिल्कुल अभी है ना।
कैन ऑल्सो रेफर्स टू द मोस्ट रिसेंट न्यूज और डेवलपमेंट्स। लास्ट, जबकि लास्ट का मतलब होता है जो एक सीरीज में सबसे अंत में हो, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो गर्ल है जो उसके पास एक डॉग है वो सबसे लास्ट है इन द सीरीज। रेफर्स टू द फाइनल और कंक्लूडिंग आइटम इन द सीरीज और द मोस्ट रिसेंट वन व्हेन नो अदर्स एक्सपेक्टेड टू फॉलो। कैन ऑल्सो रेफर टू द फाइनल पर्सन और थिंग इन अ सीरीज। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्यू है और इस क्यू में जो ये लास्ट लेडी है विद द डॉग, सो दिस इज द लास्ट लेडी इन द क्यू। ओके, जो लास्ट लेडी है क्यू में उसके पास एक डॉग है, तो इस तरह से इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो लास्ट मीनिंग द लास्ट वन और ऑन द लास्ट पोजीशन इन अ सीरीज और इन अ सीक्वेंस। ओके, तो उसके लिए हम लोग लास्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। ओके, अब याद रखिएगा लेटेस्ट मतलब जो सबसे नया हो, फ्रेश हो, और लास्ट मतलब जो एंड हो। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ लास्ट क्लास में, तो लास्ट क्लास होता है मतलब जिसके जो हमने क्लास बिल्कुल एंड कर दी थी। लेटेस्ट क्लास वो होगी जो अभी आप, जैसे मान लीजिए आप रोज हमारा सेशन देख रहे हैं, तो आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए लेटेस्ट रहा होगा। अब आप अगर सपोज कीजिए कि कल आप इसके बारे में किसी से बात करेंगे तो आप कहेंगे लास्ट क्लास में मैम ने ये टॉपिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि वो अब लेटेस्ट नहीं रही, वो लास्ट हो गई, क्योंकि वो अब एंड हो गई, है ना। और लेटेस्ट, अब आप कहेंगे कि भाई लेटेस्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो लेटेस्ट मतलब जो ये क्लास है ना, तो इस क्लास में क्या टॉपिक चल रहा है तो वो लेटेस्ट में आ जाता है। या फिर जैसे हम बोलते हैं कि भाई इस एक्टर की लास्ट मूवी कौन सी थी, मतलब उसके बाद अभी तक कोई मूवी नहीं आई है, तो वो लास्ट होगी। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने 2023 में अपनी लास्ट मूवी बनाई थी, जब से अब तक उनकी कोई भी मूवी नहीं आई, तो ये उनकी लास्ट मूवी कहलाएगी, नॉट लेटेस्ट। अब यदि ये कोई व्यक्ति है जो कि 2024 के अप्रैल सपोज जून मंथ में, नॉट जून बट जुलाई तो अभी चल रहा है, सपोज हम कह रहे हैं कि जून मंथ में इनकी एक मूवी आई है, तो हम कहेंगे इनकी जो लेटेस्ट मूवी आई है वो ये है ना। जबकि किसी व्यक्ति की लास्ट मूवी, लास्ट मतलब जो सबसे एंड में आई होगी, उसके बाद अभी तक क्यू में कोई ना हो, और क्यू में हो और वो रिसेंट हो, तो हम उसको लेटेस्ट लिख सकते हैं। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड लास्ट, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नवनीत वाज द लेटेस्ट बॉय टू लीव द क्लास। अब देखिए लेटेस्ट बॉय नहीं होगा भाई, जब जो सबसे अंत में निकला वो लास्ट होगा, तो यहाँ पर लेटेस्ट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, लास्ट बॉय। नवनीत वाज द लास्ट बॉय टू लीव द क्लास। आई वांट द लास्ट एडिशन ऑफ द बुक, सो ये गलत हो जाएगा। इस इंस्टेड इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई वांट द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक, मुझे इस बुक का लेटेस्ट एडिशन चाहिए ना। अब यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो इन्हीं सारे क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, जो जो वर्ड्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उन्हीं सब पर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। मैं आपको बता दूं हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, हमने कौन कौन से फ्रेजेस यहाँ पर डिस्कस किए हैं। यहाँ पर हमने लिटिल फ्यू का डिफरेंस समझा है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू का डिफरेंस समझा है, मच मेनी का डिफरेंस समझा है, एल्डर ओल्डर का, फर्दर फादर का, फ्यू और लेस का, नियरेस्ट नेक्स्ट का, लेटर लेटर का और लेटेस्ट लास्ट का। इन सब के डिफरेंसेस हमने समझे हैं और अब इसी के बेस पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन विद दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। So this is question number 1. I will call you dash to discuss the details. अब जरा मुझे जल्दी से बताइए कि इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए। I will call you later, letter, last और latest. तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इस सेंटेंस, इस ब्लैंक में क्या फिल होना चाहिए। सो ये देखिए यहाँ पर लिखा है आई विल कॉल यू, मैं आपसे बात करूंगी, आपको कॉल करूंगी इसे डिस्कस करने के लिए, डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए, लेकिन कब, बाद में, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेटर। लेटर मतलब बाद में। हम ये नहीं कह सकते भाई लेटर क्या होता है, बाद में दर्शाने के लिए। लेटर मतलब बाद वाला, तो दो व्यक्तियों में से अगर बाद वाले की बात हुई, जबकि यहाँ पर टाइम की इंडिकेशन है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, टाइम। भाई हम आपको कॉल करेंगे, कब करेंगे, एक टाइम दे दिया, कब का टाइम दे दिया, बाद का, है ना। लास्ट मतलब एंड में, ओके, एंड लेटेस्ट मतलब सबसे जल्दी, तो जो सबसे न्यू हो, फ्रेश हो। तो यहाँ पर फ्रेश और न्यू का तो मतलब ही नहीं बनता, तो यहाँ पर तो टाइम है, तो हम लेटर वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो लेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द डैश पार्ट ऑफ द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन। तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें क्या आना चाहिए, लेटर पार्ट, लास्ट पार्ट और लेटेस्ट पार्ट। अब देखिए यदि हम एक बुक की बात करें तो बुक के दो हिस्से हो सकते हैं,
जैसे एक पार्ट एंड दो पार्ट। अब दो पार्ट ये नहीं कि दो पेज की बात हो रही है, दो पृष्ठ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये पूरा हमारा सेशन था, तो इसके हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक में तो हमने सारे डिफरेंसेस देखे और एक पार्ट में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे, है ना, तो दो पार्ट्स हो गए। ऐसे ही एक बुक के भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, दो भाग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो कौन से पार्ट की बात हो रही है, अब जब दो में से लास्ट वाले की बात की जाती है तो हम हमेशा किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेटर का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन। जो बुक का दूसरा हिस्सा है वो इंटरेस्टिंग है पहले से भी अधिक। ओके, वो पहले से भी अधिक इंटरेस्टिंग है। तो इस शब्द का हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लेटर मतलब बाद वाला। हम इसमें लास्ट पार्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट पार्ट का तो मतलब ये हो गया कि बुक के बहुत सारे पार्ट्स थे जिसमें लास्ट वाले पार्ट की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट वन। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्ट्स हैं, जिनमें से फर्स्ट की अपेक्षा में जो सेकेंड वाला पार्ट है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ही अराइव्ड डैश अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, अब देखिए एक का कंपैरिजन बाकी सबसे हो गया कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सबसे एंड में आया। तो देखिए अगर मैं कहूंगी ही अराइव्ड लेटर अमंग, अब लेटर अमंग नहीं हो सकता क्योंकि लेटर देन होगा, और वैसे भी लेटर का मतलब होता है बाद में, मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स के बाद आया नहीं। अब सारे पार्टिसिपेंट्स के बाद आया, इसका मतलब वो सबसे अंत में आया। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग लास्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा ही अराइव्ड लास्ट अमंग ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। ओके, क्योंकि वो लास्ट था अमंग ऑल दी पार्टिसिपेंट्स, सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में वो सबसे लास्ट वन था अराइव होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हैव यू सीन देयर डैश प्रोडक्ट, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। सो हैव यू सीन देयर, अब देयर डैश प्रोडक्ट, अब किस तरह का प्रोडक्ट, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। तो कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये प्रोडक्ट है। अब जैसे कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, मूवी लॉन्च होती है, जो नई चीजें लॉन्च होती हैं, उनके लिए हम लेटेस्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं कि हैव यू सीन देयर लेटेस्ट प्रोडक्ट। क्या जो लेटेस्ट प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, कि आपने उसको देखा और वो काफी इम्प्रेसिव है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट नहीं लिखेंगे, लास्ट का मतलब है कि यहाँ पर अब अंत हो गया और इसके आगे वो नहीं होगा, है ना। तो लास्ट हमको नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेटेस्ट लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। द डैश बस लीव्स इन 10 मिनट्स। जो भी बस है वो लीव करेगी 10 मिनट में। तो अब देखिए लेटर बस तो हो नहीं सकता, लेटर बस मतलब बाद वाली बस। अभी तो बाद वाली का जिक्र, अभी तो पहले वाले का एक वो तो है नहीं कि हम पहले वाले का जिक्र कर रहे हैं, बाद वाले का। तो यहाँ पर कोई भी एक बस जो कि 10 मिनट्स में निकलेगी। अब देखिए अगर हम लेटर वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो ही बस है और दो में से बाद वाली की बात हो रही है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, है ना। फिर लास्ट बस, अब यहाँ पर जो सबसे करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, लास्ट वर्ड, कि मतलब जो भी लास्ट बस रहती है वो अभी 10 मिनट में निकल जाएगी। ओके, सो द लास्ट बस लीव्स इन 10 मिनट्स। ओके, जो लास्ट बस आ जाती है वो 10 मिनट में निकलेगी। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाएगा लास्ट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वाज सुपीरियर डैश माइन। अब देखिए सुपीरियर के साथ हम कभी भी देन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। जब भी हमारे पास कुछ कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, सीनियर, प्रेफर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, तो इन सारे शब्दों के साथ हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ना कि देन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है हमारा टू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही इज 2 years डैश देन हिज ब्रदर। सो ही इज 2 years ओल्डर देन हिज ब्रदर। भाई वह अपने भाई से 2 साल अधिक बड़ा है ना। अब देखिए अगर हम एल्डर की बात करें तो एल्डर के साथ हम देन का प्रयोग नहीं कर सकते, एल्डर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। और एल्डर टू का मतलब होता है कि भाई वह उससे बड़ा है ना, तब हम उसमें टू का प्रयोग कर लेते हैं। एल्डर टू मतलब दो तरह के ब्रदर हो गए, एक एल्डर ब्रदर और एक यंगर ब्रदर। तो एल्डर मतलब बड़ा भाई, है ना, और ओल्डर मतलब वो है उससे इस एज में इतना बड़ा है। तो यहाँ पर जब देन की बात हो रही है और 2 साल मतलब एज का एक डिफरेंस भी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर हम ओल्डर वर्ड का प्रयोग करेंगे, ना कि एल्डर का। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ओल्डर। सो ही इज 2 years ओल्डर देन हिज ब्रदर। वह अपने भाई से 2 साल अधिक बड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन इज द डैश मैनेजर इन आवर डिपार्टमेंट। अब बताइए किस तरह का मैनेजर होगा वो, सीनियर मैनेजर की ओल्डर। अब भाई ओल्डर कोई बूढ़ा मैनेजर थोड़ी ना होता है, मैनेजर की एक पोस्ट है और वो कैसा मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीनियर मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। आई डैश टी टू कॉफी इन द मॉर्निंग।
अब देखिए मैं टी लेती हूँ, कॉफी के बजाय मैं टी लेना पसंद करती हूँ। तो प्रेफर, यहाँ पर ये प्रेफरेंस को, चॉइस को दर्शा रहा है कि भाई वो जो व्यक्ति है वो टी को लेता है ना कि कॉफी को मॉर्निंग में। तो यहाँ पर प्रेफर वर्ड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका प्रेफर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं और प्रेफर के बाद ही हम टू का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। The dash members of the team will meet tomorrow. So members किस तरह के होंगे? Obviously senior members होंगे कि elder members होंगे? Obviously they will be senior members. Okay? नॉट एल्डर। एल्डर तो मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए यूज हो जाएगा। हिज स्किल्स आर डैश टू दोज ऑफ हिज कलीग्स। अब जो उसकी स्किल्स हैं वो उसके कलीग से किस तरह की हैं, जूनियर है कि सुपीरियर है? ऑब्वियसली जूनियर तो पर्सन के लिए यूज होता है, जैसे कोई आपका कलीग है तो वो कलीग आपसे जूनियर हो सकता है। लेकिन अगर उसके स्किल्स की बात की जाए तो स्किल्स कैन नॉट बी जूनियर और सीनियर। इनफैक्ट दे कैन बी आइदर इंफीरियर और सुपीरियर। तो वो कैसी हो जाएंगी? सुपीरियर। यहाँ पर वर्ड जो करेक्ट यूज होगा वो कौन सा होगा? सुपीरियर। ओके चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी इज द डैश सिबलिंग इन हर फैमिली। अब देखिए सिबलिंग की बात हो रही है, मतलब भाई बहन। तो भाई बहन में तो जूनियर सीनियर नहीं होता कोई, भाई बहनों में एल्डर और यंगर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एल्डर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश द सेकंड प्रपोजल ओवर द फर्स्ट वन। सो यहाँ पर फिर से वही चॉइस की बात आ गई, तो हम लोग प्रेफर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ओके The dash version of the software includes many new features. अब किस तरह का वर्जन है सॉफ्टवेयर का जो इंक्लूड करता है बहुत सारे फीचर्स को? ओल्डर की सुपीरियर? तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्डर, है ना, जो पहले वाला पुराना वाला वर्जन है। ओके सुपीरियर वर्जन नहीं होता, वर्जन तो एक फिजिकल फीचर हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका ओल्डर या फिर न्यू हो जाएगा या लेटेस्ट हो जाएगा। एज द डैश एम्प्लॉय शी हैज मोर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच सिचुएशंस। अब देखिए एज द कौन सा एम्प्लॉय? अगर ऑब्वियसली कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा तभी वो उसके पास अधिक एक्सपीरियंस होगा सारी सिचुएशन को हैंडल करने का। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स आंसर विल बी सीनियर। ओके सो ये हमारे 15 प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे दैट वी प्रैक्टिस्ड इन दिस सेशन। ओके ये यहाँ पर थोड़ा सा ये मर्ज हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, तो इसको रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है सो ऐसे ही और कंसेप्ट्स जानने के लिए इफ यू वांट टू लर्न मोर कंसेप्ट्स स्टे कनेक्टेड विद मी। टिल देन थैंक्स टू यू।